हैं तो भीलों की भी जागीरदारी थी अलग से। इस तरह से कहीं ना कहीं आगे बढ़ के ये समाज आगे बढ़ता रहा और जागीरदारी प्रथा में भी आगे हुई। इसका एक ज्वलंत एग्जाम्पल आप देखिएगा। ठाकुर शब्द पहले ईश्वर के लिए माना जाता है कि ठाकुर जी में भोग लगाना है, वो ठाकुर का प्रतीक होता है। उसके बाद यह शब्द लाया गया कि ब्राह्मणों के लिए कि ठाकुर, बंगाल वगैरह में। उसके बाद आया क्षत्रियों के लिए जो ठाकुर शब्द आया कि एक तरह से वहां का जमींदार जागीरदार शब्द धीरे धीरे हमारे जो जमींदार समुदाय के थे या जिन जातियों के पास जमींदारी थी जागीरदारी थी उनको ठाकुर कहा गया। तो कोई हलवा जाति के पास थी तो हलवा ठाकुर, कंवर जाति के पास थी तो कंवर लोग भी ठाकुर लिखते हैं, गौड़ जनजाति के पास भी जागीरदारी थी तो गौड़ ठाकुर लिखते हैं। और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में त्यो हो गया कौन ठाकुरस करके हर जाति शब्द के लिए फिर धीरे धीरे ठाकुर हो गया। तो क्रमिक विकास धीरे धीरे होते गया। अब विकास में हम कहां तक पहुंचे और किसको ज्यादा विकास माना जाए, तो एक तरह से कहा जाए कि विकास की जो परिप्रेक्ष्य है वो एक साइकिल की तरह से चलती है, एक चक्र की तरह से चलती है। शुरुआत में हमारे जनजाति समूह कम वस्त्र पहनते थे, वस्त्रों का विस्तार कम था या गरीबी के कारण था। धीरे धीरे उन्नत होके आधा शरीर को ढकने लगे, फिर पूरा शरीर को ढकने लगे। लेकिन विकसित समाज जिसका उल्लेख अभी अंबानी और इधर का हो रहा है, जो विकसित समाज करती, धीरे धीरे कपड़ा फिर कम होने लगता है आगे बढ़ने के बाद। उसी तरह से कच्चे खाने का जो है, शुरुआत में अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग कच्चे खाते थे, उसके बाद भून के खाते थे, फिर तल के खाने लगे। ग्रामीण सभ्यता में आए तो शहरी सभ्यता में और विविध व्यंजन बनाने लगे। आधुनिक में कहते हैं कि विटामिन प्रोटीन खत्म हो जाता है, इसलिए सलाद के रूप में जितना आप कच्चा खा सके उतना ही खाइएगा। तो इस तरह से एक रिवर्ट गोल साइकिल घूमता है। तो विकास और गति ये तो चलती रहेगी, लेकिन हमारे लिए उपयोगी क्या है उधर को हमको देखना है। तो इतिहास में मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुख्य मुद्दा में आ रहा हूं कि जनजाति धर्मांतरण या आस्था या मान्यता, इसको टच करते हुए कि शुरुआत में कहा जाता है कि शुरू में यहां पर कई प्रकार की प्रजातियां थी। जो आदिवासी प्रजाति है या जो आदिवासी समाज है, एक तरह का समुदाय है, उनकी पृथ्वी के उपासक थे, प्रकृति के उपासक थे, भूदेवी की पूजा करते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। सूर्य चंद्र है, वृक्ष है, नदी नाले हैं या कीट पतंग है, पशु पक्षी है, उसका उराव में जैसा देखेंगे तो जितना भी गोत्र नाम है वो अधिकांशतः कीट पतंग पशु पक्षी और प्रकृति पर आधारित है। डूंगर देव भी कहा गया तो बाघ देव भी कहा गया। उसी तरह से आगे में कृष्ण में आते हैं तो गोवर्धन पर्वत, उसकी पूजा वहां पर हो जाती है। इसी तरह से दूसरा में आते हैं कि द्रविड़ जिसको कहा जाता था वो शिव के उपासक थे, पृथ्वी के उपासक आदिवासी समुदाय। द्रविड़ में भी आदिवासी समुदाय भी आता है और गैर आदिवासी भी आते हैं। जैसा गोंड की बोली जो गोंडी है वो भाषा विज्ञान की दृष्टि से द्रविड़ भाषा परिवार की आती है। इससे पहले जो अस्टिक परिवार की जो भाषा परिवार की आती है उसमें मुंडा जाति की बोली जो आती है। इसी तरह से तीसरा जो आया आर्यन का, उनका विष्णु थे, लेकिन बाद में जब कंबाइंड और इनका समावेश होते गया तो एक ब्रह्मा का आविष्कार और किया गया और ब्रह्मा विष्णु और महेश बनाया, लेकिन तीनों की पत्नी नहीं थी। तो उसके लिए आदिवासियों की जो पृथ्वी है उनको लिया गया और जितनी देवियों की संख्या पृथ्वी से उत्पन्न मानी जाती है, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, जितना भी देवियों का नाम वहां से आया और प्रकृति से जो निर्मित हुई जो देवियां उनको उनकी पत्नी बनाया गया। विष्णु की पत्नी जो बनाया गया वो लक्ष्मी, उस पर क्षीरसागर से प्रकृति से है। उसी तरह से पर्वत से उत्पन्न होने वाली पार्वती शिव जी की पत्नी बनी। इसी तरह से सभी पत्नियों को भी प्रकृति से लिया गया। ये हमारी आस्था, विश्वास, मान्यता इसी के आसपास घूमती रही और धीरे धीरे कहा जाए कि इसको तो महाकौशल जो कहा जाता है, कौशल्या की जो पिता का घर दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल में ब्याही गई थी, तो इस संस्कृति का जो राम की जो संस्कृति है वो वहाँ के आदिवासियों में और हिंदू संस्कृति
का जो परंपरागत तीनों देवी देवताओं का जो बना, ब्रह्मा विष्णु महेश और देवियों का जितना भी आया, वो सभी में ही आदिवासी गैर आदिवासी को छोड़ के सभी को लेते हुए एक साथ था। लेकिन कुछ देवी देवता जो विशिष्टता था, जैसा डूंगर देव या बाघ देव, ये प्लेन एरिया की संस्कृति में नहीं आ पाई थी, क्योंकि वहां पर वो पाया ही नहीं जाता था। जहां की प्रकृति है वहां का उस तरह से देवी देवता को हुआ। अब यहां पर आता है कि इस आस्था में अन्य आस्था का समावेश क्यों हुआ। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कमजोरी जहां पर दिखाई देती है, जो जहां हमारा मर्म स्थल है, वहीं पर बाहरी आक्रमण होता है। आस्था का शुरुआत ही कहा जाता है कि प्रकृति से जहां पर हम उसको जीत नहीं पाए या उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए या उसको जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो हमने कहा प्रकृति को ही देवी देवता के रूप में हमने अपनाया है। देवी देवता का हम पूजा करते हैं इसीलिए कि वो आध्यात्मिक शक्ति है, इस तरह से मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम अगर कहीं पर शीतला बीमारी को भी कहते हैं, चेचक को, और उससे हम जल्दी लड़ नहीं पाते थे, इसलिए एक देवी के रूप में हमने शीतला माँ करके उसका पूजा अर्चना भी करने लगे और उसी पूजा अर्चना के बहाने ही कुछ पथ परहेज भी करने लगे, जिससे वो जल्दी क्योर हो जाता था। इस तरह से जब आस्था आती है, जहां पर कमजोरी होती है वहां पर ही आस्थाओं का आता है। जहां पर धर्मांतरण कहां पर ज्यादा हुआ है, उसको अगर देखा जाए तो जहां सबसे ज्यादा गरीबी थी, सबसे ज्यादा अशिक्षा थी, वहां पर ज्यादा हुआ है। और जो समाज आगे बढ़ चुके वहां पर नहीं हुई। लेकिन वहां पर भी दो कारण देखा गया। जहां पर धर्मांतरण रुका है वहां पर शिक्षा का प्रचार अच्छा है, उनका आर्थिक स्थिति या अन्न उत्पादन का कोई भूखा नहीं है, कोई बीमार नहीं है, वहां पर धर्मांतरण नहीं हुआ है। और जहां पर भूख है, जहां बीमारी है, जहां अशिक्षा है, वहां पर धर्मांतरण ज्यादा हुआ था। धर्मांतरण से पहले भी लोगों ने यही देखा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक इसको प्रदाय करने के आधार पर ही कोई भूखा है और उसको उतने दिन तक अगर भोजन दे कोई संस्था के माध्यम से, तो अगर उनको कहा जाए कि अभी हम तुमको उधारी में दे रहे हैं, लेकिन तुम अगर इसको अपना लो तो ये फ्री हो जाएगा, माफ हो जाएगा, तो उस तरह से। या कोई बीमार आदमी है और उसी का ऑपरेशन के लिए, बीमारी का ऑपरेशन करना है, तुम इस धर्म मानते हो तो 50,000 लगेगा, और यदि तुम इसको अपना लेते हो तो ये संस्था तुम्हारा मुफ्त में ऑपरेशन करेगी। तो वो तो उस समय जान बचाना पहले है, बच्चे का जान बचाना पहले है या पत्नी का जान बचाना पहले है। तो इसी तरह से आस्थाओं पर अलग अलग परिवर्तन होता गया। लेकिन इसका समाज में इस तरह प्रभाव पड़ा कि दो भाई थे, एक भाई ने किसी भी प्रकार के अपनी मजबूरी के कारण अगर परिवर्तन कर लिया तो दूसरा भाई जो था वो बिल्कुल उससे सेपरेट होने लगा। अलगाववादी वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो एक हमारा समाज को तोड़ने की कोशिश किया, और इसको रोकने के लिए है कि युवा वर्ग को कि इधर को जो हो गया तो वो हो गया, लेकिन आगे हमको क्या करना है, इसी कमजोरी को हमको चिन्हांकित करना है, इसी को आगे बढ़ाना है। जिस क्षेत्र में शिक्षा नहीं है वहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। और कोई ये नहीं कह सकता कमजोर वर्ग है वहीं पर ही जो बंधुआ मजदूर की प्रथा है या पलायन की प्रथा है, जहां कमजोरी है, आर्थिक विकास नहीं है, वहीं पर होता है। जो संपन्न है उनको कोई न बंधुआ मजदूर बनाएगा, न उसको मानव तस्करी के अंतर्गत ले जाएगा, न ही उसका धर्म का परिवर्तन भी होगा। वो स्वयं सक्षम है। अगर कोई कहा जाए कि ठाकुर साहब को अगर कहेंगे कभी धर्मांतरण कराए या उनको किसी भी तरह से, तो वो खुद इतने सक्षम है कि 25 लोगों को और अपने बातों से अवगत करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। जहां पर विकसित है, विकास की ओर आप आगे बढ़ेंगे तो ये सब जो समस्याएं वो धीरे धीरे दूर हो सकती है। गुजरात में मेरा एमफिल पीएचडी का किया, 4-5 साल वहां के आदिवासी में मैंने काम किया था।
और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में काम किया, तो वहाँ 2-3 चीज मैं स्पेशल साय जी हैं इसलिए भी और बताना चाहूँगा कि हमारी प्लानिंग में कहाँ कमी रह जाती है और हमारा इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कमी हो जाती है, इच्छा शक्ति में कहाँ कमी हो जाती है। तो एग्जाम्पल के सहित बता रहा हूँ कि शुरुआत में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उस समय का था हमारा घोषणा पत्र में कि हर आदिवासी परिवार को गाय दिया जाएगा और दिया भी गया। लेकिन गुजरात में 1980 के आसपास में और उससे पहले जो अमूल डेयरी का शुरू हुआ, वो लोग दिए थे, लोन में दिए थे, मुफ्त में नहीं दिए थे। वहां का जिसको एक भैंस दिया गया था उसका 2 और 3 भैंस बढ़ गया, हमारे आदिवासी की गाय खत्म हो गई। उसका कारण है कि गुजरात में भी बीच में मैं गया था और एक कॉन्फ्रेंस में, और अमूल डेयरी का पूरा देखा, और जिसने स्टडी किया था 83-84 में उनसे पूरा मैंने चर्चा किया। बाद में वो वाइस चांसलर हो गई थी, एक मैडम थी, तो उन्होंने बताया जिस समय वो स्टडी कर रही थी उस समय 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की दूर से अगर कोई किसान के घर में एक भैंस है और वो बीमार हो गई तो रोड भी डेवलप था, वहां पर मिल्क रूट डेवलप था, हर गांव में एक मिल्क कलेक्शन सेंटर और उसके बाजू में गवर्नमेंट की तरफ से वो फूड देने का सेंटर डेवलप था, जहां पर दूध कितना आया वो लिखते थे और कितना फूड एनिमल फूड ले जाया जा रहा है वो दर्ज करते थे और महीना में उनका हिसाब होता था। एक साल के अंतर्गत 10 लीटर दूध देने वाली जो गाय है प्रति भैंस दिया जाता था, आधा लीटर अपने घर के लिए लगते थे, 9.5 लीटर वो वहां पर मंडी में दे देते थे और सभी कलेक्शन होके जाता था। इस तरह के डेवलप किया गया मिल्क रूट, फूड उनकी व्यवस्था, और किस प्रकार के भैंस को रखा जाए, कौन संभाले। महिलाएं दूध दूहती है, उसको नहलाने का काम महिलाएं ही करती है और वो पूरा संपत्ति काली धन है वो महिलाओं की मानी जाती है। तो इस तरह से डेवलप किया गया। और हमारे यहाँ है कि बिना ट्रेनिंग दिए अगर हम कहीं का गाय और भैंस को दे दें तो वो तो मर ही जाएगी। एक बार मैंने भाषण अपने छोटे भाई को ऐसे दे दिया था गुजरात से आके, तो उसने 2 गाय खरीद ली हरियाणा की और 2 महीना में दोनों गाय मर गई, क्योंकि उसको वो पेरा दे देते थे और वर्दी जो कहते हैं ना वहां पर छोड़ देते थे, जबकि उस संस्कृति की नहीं थी। तो वैसी स्थिति हमारी हुई थी। तो जहां पर विकसित है वहां पर थोड़ा सा हमें अनुकरण करने की जरूरत है। दूसरा है कि आदिवासी संस्कृति में हमारा आता है कि आस्था तो जुड़ा रहता है, लेकिन आस्था के साथ हम और जोड़ते हैं कि हर जगह में हमारा जो खड़िया है या महुआ की शराब है वो तर्पण करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, तो जैसा भी इसकी परिस्थिति बनती है। तो हमारे वहाँ के आदिवासी समाज या आदिवासी नेता या जैसा भी हो या अधिकारी हो जो भी हो, 5 लीटर छूट दिया गया। लेकिन गुजरात में है कि उसको बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया गया। जब आप पिएंगे नहीं तो वो पैसा कहीं पर और खर्च आएगा और पढ़ाई की तरफ ज्यादा आगे बढ़ेगा। इसके बाद 1994 के आसपास में हमने एक स्टडी किया था मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, भील लड़कियों का जो झाबुआ है, तो वहां पर महुआ पेड़ की उपयोगिता। तो जो 11वीं 12वीं पढ़ने वाली बच्चियां थी उन्होंने कहा महुआ के पेड़ को पूरा जला देना चाहिए करके। जब कारण पूछा तो यही बताए कि हम लोग पढ़ाई को छोड़ के हमारे पिताजी भेजते हैं महुआ बीनने के लिए, जाओ महुआ बीन के हम लाते हैं। उसके बाद वो दारू बना के पी जाता है और मुझे और मेरी माँ को मारता है, इसलिए ये पेड़ को जला ही देना चाहिए कर। पहले हम मान रहे थे कुछ समय में इनके पास जब अनाज नहीं रहता तो उसको खा सकते हैं और इसमें अच्छा विटामिन प्रोटीन भी है, लेकिन परिणाम जब आया तो बिल्कुल विपरीत जैसा दिखाई दिया। तो एक तो है कि उसको बुराई को छोड़ना चाहिए, और दूसरा है कि हर ग्राम सभा को पावर दिया गया है, वो चाहे तो अपने गांव में इसको प्रतिबंध स्वयं कर सकता है, गवर्नमेंट को भी आगे आने की जरूरत नहीं है। पेशा एक्ट के अंतर्गत जो पावर दिया गया है उसमें लिखा ही हुआ है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ कुछ जो चीजें हैं संस्कृति का जहां पर आता है, तो आदिवासी संस्कृति इतना रिच है कि लोकगीत है, लोक कलाएं हैं, बोली है धीरे धीरे जो लुप्त होती जा रही है। उस बोली को चाहे तो हम देवनागरी में लिख सकते हैं, लेकिन बोलियों का उच्चारण जिस तरह से अंग्रेजी में भी हिंदी लिख के पढ़ते हैं, सोनिया गांधी जी उस तरह से पढ़ती है, वैसे ही हम देवनागरी में अपना आदिवासी बोली को अगर लिखते हैं, किसका क्या होता है, एक ट्रांसलेशन सीरीज अगर बनाते हैं
रेपिडेक्स वगैरह लोग बनाते हैं उसी तरह से। तो उस तरह से संस्कृति का संरक्षण करने के लिए जो अधिकारी भी वहां पर जाते हैं वो भी सीख सकते हैं, और जो जनरेशन इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है या कभी उनकी इच्छा हुई हमारी बोली कैसी है तो उसको सीखने के लिए मदद, तो संरक्षण के लिए रूप में बोली को रखना चाहिए, किंतु उसी बोली में पढ़ो 11वीं 12वीं तक, ये नहीं सिर्फ ब्रिज के रूप में जैसा पहले भी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और एनसीईआरटी ने बनाया था। उसके बाद अभी आप जो काम कर रहे हैं कि प्राथमिक में पहली और दूसरी तक जब तक हिंदी सीखने के माध्यम ऐसे ब्रिज लैंग्वेज के रूप में बोलियों का उपयोग किया जा सकता है। तीसरी और जो बड़ी बात है उसमें आप लोगों में से ही किसी एक ने कहा था कि हमको ये पता नहीं चल पाता है कि किस तरह से हम आगे बढ़ें। वो सुझाव बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और धनंजय साहब भी कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट रह चुके हैं, ठाकुर साहब भी कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट रह चुके हैं और अभी समाज के मुखिया है। तो इस तरह से आदिवासी एरिया में जो स्कूलें हैं वहां पर कैरियर काउंसलिंग के रूप में या किसी टीचरों को अगर उस तरह से ट्रेंड किया जाए, और कई कोर्स चलता है साइकोलॉजी के अंतर्गत चलता है, करस्पॉन्डेंस कोर्स और जैसे जो भी करते हैं उनको प्रोत्साहित देकर फिर बाद में वो हर एडवर्टाइजमेंट देख के और बच्चों को बजाय 10वीं से बताना शुरू करे या 8वीं से बताना शुरू करे किस तरह से पढ़ने पर कहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एक पहले 2 साल तो उनका थिंकिंग होगा, उसके बाद वो 10वीं 11वीं से भी तैयारी करते हैं तो आगे बढ़ पाएंगे। और सही है कि अगर वो एमए में आने के बाद पता चलता है कि ऐसा कंपटीशन एग्जामिनेशन होता है तो वहां पर आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसी तरह से कुछ कुछ जो पॉइंट है वो आप लोगों को स्वतः ही सोचना है, युवा वर्ग को ही सोचना है कि हमारे ये कठिनाई क्या है और किस तरह से इसका निदान ढूंढा जा सकता है। और ये सबसे ज्यादा सार्थक तो यही होगा कि अगर मैं कहूं या कोई और दूसरा बताए, उसके अपेक्षा आप लोगों का ग्रुप बने, प्रॉब्लम पहले लिखें और उसको किस तरह से कठिनाई हो उसको सॉल्व करें, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके सामने में पढ़ के आप रखें हमारी कठिनाई ये है और सुझाव हम लोगों ने इस तरह से नोट किया है, तो 1-2 सुझाव इनका भी आएगा और बहुत अच्छा सा ये सब बनेगा। और एक तरह से आदिवासी संगठन समाज के माध्यम से इसको शासन को प्रस्तुत भी कर सकते हैं, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। ये कार्यशाला की ज्यादा उपयोगिता रहेगी। और तो समय को देखते हुए मुझे लगता है, और मैं ठाकुर साहब का है या साय साहब का है, राणा साहब का है, उन्हीं लोगों से सीखा हूं, तो इनके सामने मैं और कितना क्या बोलूं करके कुछ ज्यादा सोचता नहीं है। इसलिए आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि आप युवा वर्ग प्रॉब्लम को अलग लिखिए और उसका सजेशन आप लोग 10 लोग। धन्यवाद। इसके बाद मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। और जो भी प्रश्न है आपका किस तरह से हो सकता है या दूसरे स्टेट में कैसा चल रहा है, 4-5 स्टेट में मैं रह चुका हूं, इसलिए मैं वहां किस तरह से चल रहा है वो भी बता साथ करेंगे। आपने जो प्रकाश डाला है, आपने जो बातें कही है, इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद करता हूँ और इसी के साथ इस सत्र की समाप्ति के लिए घोषणा करता हूँ। अभी चर्चा सत्र था पर प्रत्येक सत्र अपनी मर्यादा के बाहर गया, समय के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से नहीं, तो वो अच्छा ही रहा। ज्यादा विषय हमको सुनने को मिले, ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा, सभी ने बैठ के सुना, इसका मतलब है कि सबको अच्छा भी लग रहा था, नई नई जानकारी आ रही थी, सुनने का अभ्यास हो रहा था, दिन भर बैठ के सुनना इसका भी एक अभ्यास हो रहा था। और आज अपना सत्र क्योंकि 11 बजे शुरू हुआ था, कल का सत्र 9 बजे शुरू है। शिक्षा और जनजाति समाज, शासन प्रशासन, जनजाति समाज का विकास, जनजाति समाज की आस्था, मान्यता और अस्मिता, जिस पर बहुत सारी बहस हुई, चर्चाएं हुई, बातें हुई और सभी विषय विशेषज्ञों ने अपनी राय इस विषय पर रखी। लेकिन कहीं मुझे ऐसा लग रहा था इस पूरे जनजाति युवा गोष्ठ के दौरान कि हमारे युवाओं से विचार बहुत कम आ रहा था। हम यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं कि हम अपना विचार इस विषय पर रखें जो आप लोगों से अपेक्षित है। आप लोगों को पत्र दिए गए हैं, कागज दिए गए हैं जिसमें आपके विचार आने हैं,
जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जनजातीय शिक्षा के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। उच्च शिक्षा के पहले यदि हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो इस हायर एजुकेशन के बाद काउंसलिंग की हमको किस प्रकार की आवश्यकता है कि हम उच्च शिक्षा किस विषयों पर प्राप्त करें। यह हमारा लक्ष्य है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, तो हम ये किस प्रकार से बन सकते हैं। पहली बार अवसर मिला है कि ऐसे जनजाति समाज में संगोष्ठी को सुनूं और उसको समझूं, बहुत अच्छा लगा। और इसके पहले मैं भानुप्रतापपुर कॉलेज में, जो बस्तर में पड़ता है कांकेर जिला में, मैं वहाँ 3 साल स्टडी किया। तो उस दरमियान मैं चरखा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू काफ़ी आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में जाकर मैंने वर्कशॉप अटेंड किया और उन लोगों को करीबी से समझने और जानने का मुझे अवसर मिला। कुछ अनुभव है मेरा, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं उसके सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज ये संगोष्ठी जो हुआ है और हो रहा है वर्कशॉप, यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के काफ़ी राज्य से जिले से आए हैं। कल भी आए बड़े बड़े विद्वान लोग आए, विचारक लोग आए, अपने बात रखें। और सभी लोगों में एक देखा जाए तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी बना है। और मैं आदिवासी समाज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता और किसी और के बारे में नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जिस मकसद के लिए यहाँ सब बेहद जरूरी है। मैंने बहुत वर्कशॉप भी देखे हैं जिसमें चाहते हैं हम वर्कशॉप अटेंड करते हैं, 2 दिन खाते पीते हैं, सभी लोग मौज मस्ती से रहते हैं, उसके बाद उनमें से 2% लोग आपस में जुड़ पाते हैं, बाकी सभी इधर उधर पता नहीं कहाँ जाते हैं, कुछ दिनों बाद एक दूसरे को भूल जाते हैं। तो ये जो कम्युनिटी है वो बना रहना चाहिए हमारे। लगता है कि यदि हम अपने स्तर से अपने क्षेत्र में जाके कुछ प्रयास करें, जैसा कि अभी वर्तमान में मेरा चयन हुआ, अगर मैं शासन में जाऊंगा, मैं अपने क्षेत्र में विकासखंड स्तर पर जाऊंगा, तो वहाँ मैं प्रयास कर सकता हूँ कि बच्चों को एक नैतिक शिक्षा के लिए सबसे पहले उन्हें बताना कि आप साफ सफाई अपना के ईमानदारी से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि गांव में सबसे बड़ी समस्या होती है कि नैतिक रूप से कोई भी बच्चा अपने आप की दिनचर्या को सुचारू रूप से नहीं चलाता है। उनके पास आजकल इंटरनेट की दुनिया चल रही है, छोटा सा मोबाइल रहता है और उसमें कुछ भी देख सकते हैं, पान ठेले हैं, सब उसमें खड़े मिलते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि आप इसका नैतिक प्रयोग करें। फेसबुक है लेकिन एक सीमित दायरे तक, इंटरनेट है तो केवल ज्ञान के लिए। तो ये एक प्रयास किया जा सकता है छोटे स्तर पर भी, ताकि बच्चों को एक सही दिशा मिले, दशा मिले। रही बात आस्था की, तो जशपुर क्षेत्र में धर्म को लेकर हम कई चीज सुनते हैं। धर्मांतरण का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ रहता है, घर वापसी अभियान वहाँ पे काफी चर्चित रहा है। और हमारे क्षेत्र में चूंकि सारे जो भी जनजाति युवा हैं वो इस तरह की एक स्थानीय स्तर पर ऐसा आयोजन करें, और मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ के लड़कों को मैं स्थानीय स्तर पर एकजुट करके जो मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ मैं उनको बताऊंगा। और खुद में मैं ये कोशिश करूंगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, चाहे वो भूमि हस्तांतरण अधिनियम, जो कि मेरे को पहले पता नहीं था कि इतने अधिकार मुझे मिले हुए हैं, आज कल चर्चा में मुझे मिला, मैं इसको अध्ययन करूंगा। और अपने क्षेत्र में जो भी युवा हैं जो नहीं जानते, खुद कार्यशाला आयोजित करूंगा, अपने काम से कुछ फुर्सत लेके उन्हें बताऊंगा कि ये अधिकार हैं तुम्हारे, तुम लड़ो, अन्याय मत सहो। तो ये कार्यशाला ने काफी सोच विचार और बहुत सारी जवाब मुझे मिलने लगे अब, जिसके लिए मैं परेशान रहता। तो मैं अपने क्षेत्र में काम करूंगा, ये मेरी ख्वाहिश है। धन्यवाद।